हेलो नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बात की थी कि हम 25 तारीख को शाम को बात करेंगे भाटिया आश्रम पटवारी का ऑनलाइन जो बड़ा पेपर आयोजित हुआ था। 25 तारीख को जो बड़ा पेपर आयोजित हुआ था उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। 150 प्रश्न है, तो सभी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आज कंप्लीट पेपर है, बड़ा शानदार लेवल है, आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी? देखिए, सबसे पहले विज्ञान इतिहास पार्ट ए जो भारत और भारत से संबंधित जीके हैं उसके 38 क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर पार्ट बी राजस्थान के 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। फिर पार्ट सी हिंदी और इंग्लिश के 11 क्वेश्चन। फिर 45 मैथ्स जीके और अंत में 15 कंप्यूटर के प्रश्न हैं। तो ऐसे करके हम सभी पार्ट्स वाइज 150 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न का आंसर क्या था? खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा की गई थी। ठीक है, जैसे देखिए, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा की गई थी। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया कृति किसकी है? पुस्तक का नाम है द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया। किसकी पुस्तक है? तो द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक है विपिन चंद्र पाल की। देखिए, दादा भाई नौरोजी की नहीं है और रमेश चंद्र दत्त की भी नहीं है, विपिन चंद्र पाल की पुस्तक है द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक में भारतीय मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य करने की अवधि को तर्कपूर्ण रूप में काम करने की मांग का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दर्शन दे रखे हैं, एक तरफ इनके प्रवर्तक है। इनमें उपयुक्त युग्मों में से सही सुमेलित कौन कौन सा है उसके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे एक है न्याय दर्शन गौतम ऋषि, एकदम सही सम्मिलित है। पूर्व मीमांसा कणाद और वैश्विक, ये दोनों है असत्य। देखिए, वैश्विक दर्शन का जो है वो कणाद है और पूर्व मीमांसा का है वो जैमिनी है। ये एक दूसरे के विपरीत लिख के गए हैं। वैशेषिक का कणाद है, वे पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। देखिए, दो जो दर्शन है उसमें से पूर्व दर्शन में से दो दर्शन है, एक तो है पूर्व मीमांसा, ठीक है, और एक है उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी का है, जबकि उत्तर मीमांसा है वो बादरायण का है। अब इनको आप याद कैसे रखोगे? जैसे उत्तर मीमांसा को आप बादरायण याद कैसे रखोगे? तो देखिए बात करते हैं उत्तर। उत्तर हमेशा हम कब देते हैं? उत्तर हमेशा बाद में देते हैं। उत्तर बाद में देते हैं, अर्थात जो उत्तर मीमांसा है उसका सही दर्शन हो जाएगा बादरायण। बाकी बचा पूर्व मीमांसा, तो अपना आप उसका जैमिनी हो जाएगा। वैशेषिक का कणाद है, न्याय दर्शन का गौतम है, और एक सांख्य दर्शन आता है कपिल मुनि, और एक योग दर्शन आता है पतंजलि। ठीक है, तो ये 6 दर्शन है, इसके बारे में आप याद रखना। अभी इसका जो सही आंसर आ जाएगा, कौन सा जो सही सुमेलित है, केवल एक है वो सही सुमेलित हो जाएगा, बाकी 2 असुमेलित है। ठीक है दोस्तों, 10 प्रश्न में 4 पे बात करते हैं। भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन का सही क्रम। देखिए, भारत में यूरोपीय जो जातियां आई थी उनका आगमन का सही क्रम पूछा है। यदि उनके सही क्रम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद में आए थे डच, पुर्तगाली के बाद में आए थे डच, उसके बाद में आए थे डेनमार्क, और फिर आए थे अंग्रेज, और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। देखिए, इनके जो भारत आने का क्रम और भारत जाने का क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, 1498 में आए थे। उसके बाद में 1595 में डच आ गए थे। ठीक है, उसके डचों के जस्ट बाद में डेनमार्क वासी आए थे, फिर अंग्रेज आए, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। जबकि अगर इसके वापस जाने का क्रम पूछ लिया जाए, यदि इनके जाने का क्रम पूछे तो सबसे पहले गए थे डच, जो दूसरे नंबर पर आए थे वो सबसे पहले चले गए थे। ठीक है, तो डच सबसे पहले चले गए थे, फिर दूसरे नंबर पर डेनमार्क चले गए थे। मतलब यदि जाने का क्रम पूछे तो डच और डेनमार्क पहले चले गए थे, उसके बाद में वापस फ्रांसीसी चला गया था, फिर अंग्रेज गए, और सबसे अंत में पुर्तगाली गया था। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी जो याद रखना है वो पुर्तगाली, डच, डेनमार्क और अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये आने का क्रम है।
जबकि जाने का क्रम देखें तो पुर्तगाली सबसे लास्ट में है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर अगर 4-5 पे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित कथन बताइए। अब देखिए एक तरफ आंदोलन दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनसे संबंधित व्यक्तित्व दे रखे हैं और सही सुमेलित बताना है। देखिए शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था, एकदम सत्य है। यंग बंग आंदोलन है वो हेनरी डेरिजियो ने चलाया था, यह भी सत्य है। जबकि अलीगढ़ आंदोलन, देखिए अलीगढ़ आंदोलन है वो गुलाम अहमद ने नहीं चलाया था। गुलाम अहमद ने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन को अहमदिया आंदोलन कहते हैं। मुसलमानों में धर्म सुधार हेतु मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। जबकि जो अलीगढ़ आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन वो था मुसलमानों में जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म सुधारक एक थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। ये गुलाम अहमद है, जबकि वो थे सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, देखिए उस कॉलेज का नाम क्या था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के बाद में जो अभी जो वर्तमान में जो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका पहला नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। उसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने और इन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। तो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने, जबकि अहमदी आंदोलन चलाया था गुलाम अहमद ने। तो ये असत्य है, बाकी दोनों सत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 पे बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट का पास होना, जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, इनका सही कालक्रम बताना है। तो देखिए यदि कालक्रम का बात करें तो रॉलेट एक्ट कब आया था, ये आया था मार्च 1990 में, ठीक है। उसके बाद में आया था इस रॉलेट एक्ट के कारण उसके बाद में हुआ था जलियांवाला कांड अप्रैल में, और सबसे अंत में हुआ था अक्टूबर 1919 में खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो कालक्रम के अनुसार देखें तो 1, 2, 3 सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जबकि खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 को, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो गांधी युग के पूछे जाते हैं। 1919 से 1947 इसको गांधी युग बोलते हैं, गांधी युग या तीसरा चरण भी बोल सकते हैं इसको। इसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं और उसी में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उनको कालक्रम में अरेंज करने के लिए। बाकी इनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं या समाचार पत्र है इनको आपस में सम्मिलित करने के लिए भी प्रश्न आ सकता है। बाकी ये सबसे महत्वपूर्ण काल है ये। देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसमें 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। सम्मेलन की रात्रि में ही भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा को फहराया गया था। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसी में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन से संबंधित है, ठीक है। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा था। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नीति निर्देशक तत्व करते हैं और वो भाग 4 है। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस विधेयक की संस्तुति संसद में करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। देखिए किस में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। यदि बात करें राज्यों की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक तो इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता है। देखिए अभी जो जम्मू कश्मीर वाला जो हुआ था उसमें राष्ट्रपति से पहले अनुमति ली गई थी, अर्थात राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक होगा तो उसमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यदि धन विधेयक होगा तो धन विधेयक राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद में प्रस्तुत किया जाता है संसद में। 31 के तहत वर्णित विषयों के संबंधित देखिए 31 के में वर्णित विषयों से संबंधित भी राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। बात रही संविधान संशोधन विधेयक की, तो संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य भी संसद में प्रस्तुत कर सकता है, राष्ट्रपति की कोई अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। भारतीय विधेयक का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। देखिए भारतीय विधेयक है वो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी, तो हमने बात की थी द्वैध शासन के बारे में, हमने बात की थी। तो प्रथम बार द्वैध शासन
जो प्रांतों में लागू हुआ था, उसी साल द्विसदनीय द्वैत शासन और द्विसदनीय दोनों से आप ऐसे याद रख सकते हो। तो 1919 में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी। देखिए 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद व निचला सदन केंद्रीय विधानसभा रखा गया था। केंद्रीय विधानसभा निचला सदन था और ऊपरी सदन राज्य परिषद था। तो 1919 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ इनके स्रोत है। तो देखिए अगर बात करें विधि का शासन, ये है विधि का शासन किस देश से लिया गया है। तो यदि विधि का शासन की बात करें तो वो लिया हुआ है इंग्लैंड से। ए में हो जाएगा दूसरा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। तीसरा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। पहला, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वो लिया हुआ है सोवियत संघ से। मौलिक अधिकार लिया हुआ है अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि का शासन इंग्लैंड से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लोकसभा की द्वितीय महिला स्पीकर की बात कर रहा है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? वो थी मीरा कुमारी। और द्वितीय महिला स्पीकर है सुमित्रा महाजन। तो पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमारी, दूसरी महिला स्पीकर कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन बनी थी। अभी जेंट्स है, ओम बिरला है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय में जैसे अभी वर्तमान में जो जैसे 33+1 = 34 संविधान जो न्यायाधीशों की संख्या की है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कौन से अनुच्छेद में इस संख्याओं का उल्लेख है? तो दोस्तों ये संख्या का उल्लेख है आर्टिकल 1 to 4 124 के अनुच्छेद तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसी में ही उनकी संख्याओं का उल्लेख दिया गया है। लेकिन एक आपको एक बात बता दूं कि जो वर्तमान के जो संविधान है, संविधान में अभी भी 7+1 = 8 ही संख्याओं का उल्लेख है। उसमें 33+1 34 संख्याओं का उल्लेख नहीं है। यह सिर्फ जो 1956 में जो अधिनियम लाया गया था संख्या में वृद्धि करने का, उसी अधिनियम में सिर्फ संशोधन किया गया है। देखिए 124 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। वर्तमान में 34 संख्या है, परंतु संविधान में आज भी एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। अर्थात 1+7 का उल्लेख है आज भी। संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। अभी जो वर्तमान में बढ़ाई गई है तो 1956 के अधिनियम में ही सिर्फ संशोधन किया गया है, संविधान में नहीं। देखिए भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश करता नहीं है, भारत की पूर्व स्वीकृति राष्ट्र मुख्य ये भी नहीं करता है। देखिए भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति ये नहीं होता है, क्योंकि जब मुख्य न्यायाधीश होता ही नहीं है तभी तो वो कार्यवाहक नियुक्त करना पड़ता है उसको। अगर मुख्य न्यायाधीश होता है तो फिर वो परामर्श से राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्यों नियुक्त करेगा? इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें असत्य कथन बताना है। तो जो पहला कथन है, अंडमान निकोबार द्वीप कलकत्ता के उच्च न्यायालय के अधीन आता है। बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप है वो कलकत्ता के उच्च न्यायालय में आता है, और जो लक्षद्वीप है वो केरल के अंतर्गत आते हैं। देखिए दूसरा कथन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। देखिए ये कथन है वो असत्य है, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट में और अन्य उच्च न्यायालयों में वो वकालत कर सकते हैं। तो इसमें जो किसी भी ये नई शब्द दिया है तो ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। बिल्कुल सही है, लीला सेठ थी। राजस्थान उच्च न्यायालय में कैलाशनाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी पद, ये भी सही है। तो इसका जो असत्य कथन पूछा है इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है? देखिए दिन रात का परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसके कारण दिन रात परिवर्तन होते हैं। जबकि सूर्य के चारों ओर जब घूर्णन करती है तो उसके आधार पर ऋतुओं व मौसम में परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1।
देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो होगा वो होगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए पहाड़ियों की बात करें तो ये हो गया पश्चिमी घाट, फिर ये हो गया पूर्वी घाट। यहाँ जो आएगी वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डेमम, इस तरह की ये पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर आएगी, जो मिलन पॉइंट होगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। विचार कीजिए, दर्रे हैं, इन दर्रों का सही सुमेलित दर्रा बताना है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, नाथुला जलेपला सिक्किम में है, बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। तीनों ही सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। क्वेस्टा क्वेस्टा प्रकार की स्थलाकृति इनमें से किसकी विशेषता है? यदि पहाड़ियों की बात करें तो मीजो पहाड़ियों की जो स्थलाकृति है वो क्वेस्टा प्रकार की होती है। देखिए क्वेस्टा मीजो पहाड़ी की विशेषता है। ये एक स्थलाकृति जहाँ कठोर और कोमल चट्टानों की परतें एक के बाद एक और झुकाव युक्त संस्तर रूप में पाई जाती है। देखिए निम्न ऊंचाई लक्षणों पर विचार कीजिए। तो देखिए इन जो 4 ये रेंज के नाम दे रखे हैं, श्रेणियों के नाम दे रखे हैं, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम। इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे ऊपर अगर बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर आएगा काराकोरम। इसको हम 1 नंबर दे सकते हैं। सबसे पहले अगर इसको ऐसा लिख लें जैसे सबसे पहले 4 नंबर आएगी। उसके बाद में ट्रांस हिमालय के बाद में यदि बात करें तो इसमें आएगी ट्रांस हिमालय का दूसरा, काराकोरम के बाद में लद्दाख आएगी। उसके बाद में यदि बात करें तो जास्कर आएगी। देखिए जास्कर, लद्दाख और ये काराकोरम, ये तीनों ट्रांस हिमालय का भाग है, जबकि जो धौलाधर है वो वृद्ध हिमालय का भाग है, इसलिए वो सबसे दक्षिण में आएगा। तो 4, 3, 1, 2 इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। देखिए चाय व कहवा फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय और कहवा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है। सही आंसर हो जाएगा ए लेटेराइट। पीठ, पर्वतीय, जलोढ़ ये कुछ भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट। चाय, कहवा, काजू, रबड़, सिंकोना आदि के लिए लेटेराइट मिट्टी काम की है। नारकोंडम एक है। देखिए नारकोंडम एक ज्वालामुखी है जो किस प्रकार की है? अंडमान निकोबार में स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार में मर्द ज्वालामुखी। देखिए नारकोंडम है जो अंडमान निकोबार में स्थित है, लेकिन वो एक प्रकार की सुषुप्त ज्वालामुखी है। जो सुषुप्त ज्वालामुखी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए अंडमान निकोबार में स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम। यदि अंडमान निकोबार में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वो बेरन ज्वालामुखी है। बेरन वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम में सुषुप्त ज्वालामुखी है। देखिए प्रश्न नंबर 25 पे बात करते हैं। भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया था? भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थापित किया गया था। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यय से विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, उसका नाम भी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है, तो वो अमेरिका में स्थापित किया गया था। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विधि आयोग का एक गैर संवैधानिक आयोग है। देखिए भारतीय विधि आयोग की बात की है, न कि वित्त आयोग की। वित्त आयोग है वो संवैधानिक आयोग है, जबकि विधि आयोग है वो गैर संवैधानिक आयोग है। पहला कथन एकदम सत्य है। यदि प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन होता है। देखिए दोस्तों विधि आयोग का जो पुनर्गठन होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। तो इसका जो अगर कथन की बात करें, इसमें अगर सत्य कथन की बात करें तो इसमें सिर्फ केवल एक सत्य कथन है। देखिए इसमें पूछा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें असत्य कथन लिखना है, न कि सत्य कथन। यदि सत्य कथन की बात करें तो केवल 1 होगा और असत्य कथन होगा 2। तो इसमें असत्य कथन हो जाएंगे केवल 2, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें प्रश्न नंबर, देखिए विधि आयोग का जो पुनर्गठन है वो प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है, ना कि 2 वर्ष में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। खाद्यान्न, तिलहन व अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन से का अग्रिम अनुमान बताइए। देखिए इनका अग्रिम अनुमान है जो कौन सी विभाग जारी करता है, अर्थात कौन सा मंत्रालय जारी करता है। खाद्यान्न, तिलहन व अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का अग्रिम अनुमान है वो कौन सा मंत्रालय है वो जारी करता है। तो देखिए वो जारी करता है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग है,
वो इनके जो अग्रिम अनुमान जारी करता है। जैसे इस बार अगर बात करें 2019-20 की बात करें तो इस बार उन्होंने जो 18 फरवरी को अपना लगभग शायद तक 18 या 19 कंफर्म नहीं है डेट, 18-19 आसपास उन्होंने ये जारी किया था, अग्रिम अनुमान जारी किया था जो 2019-20 का था। उससे पहले उन्होंने जो सितंबर और जून में लगभग 2019 में उन्होंने जारी किया गया था। तो इस बार जो उन्होंने जारी किया था वो लगभग 200, खाद्यान्न की बात करें तो वो 291.95 है, जबकि चावल 117.47 मिलियन टन उत्पादन है और मोटा अनाज 45 है। ये लगभग इनके अनाज के बारे में इन्होंने जो भी ये खाद्यान्न, तिलहन, वैन्य वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन का अग्रिम अनुमान जारी करता है वो कृषि या सहकारिता किसान कल्याण विभाग ही जारी करता है। ये विभाग का नाम याद रखना है, ठीक है। बाकी आंकड़े तो बदलते रहते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक जो संपदा सूचकांक है वो जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। देखो, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। जो 2020 का सूचकांक उन्होंने फरवरी में जारी किया गया था अभी, और इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान 40वां स्थान था, जबकि पिछले ईयर भारत का स्थान था 36वां। इस बार भारत 40वें स्थान पर आ गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 पे, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में लगभग 13 जिला शामिल है, जिसमें दौसा, कोटा, अलवर ये तीनों जिले शामिल है, भीलवाड़ा शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो भीलवाड़ा आंसर हो जाएगा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में कुल 13 जिलों को पेयजल व 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध करवाना शामिल है, जिसमें झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, देखिए हाड़ौती के हैं चारों जिले। झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी चारों हाड़ौती के याद रह जाएंगे। फिर सवाई माधोपुर याद रह जाएगा। फिर धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, देखिए ये चारों मत्स्य है, चारों मत्स्य है और चारों हाड़ौती है। ये 8 जिले ऐसे याद कर ले। फिर बचे सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर। सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर ये वो ज़िले हैं जो बिसलपुर बांध से, जयपुर, टोंक और अजमेर वगैरह ये ज़िले हैं जो बिसलपुर बांध से इनको पेयजल परियोजना प्रोवाइड करते थे। इसलिए अगर सबको याद करके कर सकते हैं इनको, जैसे 4 जिले ये हो गए, 4 वो मत्स्य हो गई और 4 हाड़ौती, 8 और बाकी के 4 वो हो गई सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर। ऐसे करके हम इनको 13 जिलों को लगभग याद कर सकते हैं। तो इनमें भीलवाड़ा शामिल नहीं है। द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, द थिन माइंड मैप जो पुस्तक के लेखक है वो धर्मेंद्र रॉय है। धर्मेंद्र रॉय द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी द थिन माइंड मैप लिखी गई थी। इस बार जो एक पुस्तक थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इस बार भी पूछी जाती थी। लेटेस्ट पुस्तक है जिसका नाम था द बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। इस पुस्तक का नाम था, अभी हाल ही में वो भी चर्चा में रहती है 2-3 बार। आरएस के जो भी पिछले जो शेड्यूल पेपर थे आश्रम के उसमें भी पूछा गया था, जिसका नाम था बैक स्टेज द स्टोरी द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। ये लिखी थी मोंटेंग सिंह अहलूवालिया ने वो पुस्तक लिखी थी, जबकि द थिन माइंड में पुस्तक लिखी थी धर्मेंद्र रॉय ने। और यदि वरुणा वर्मा की बात करें, वरुणा वर्मा ने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक थी इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ। वरुणा रॉय ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ। धर्मेंद्र रॉय ने पुस्तक लिखी थी अ थिन माइंड मैप। ये जो वर्तमान की जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। और कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी भारत में उद्यमिता। भारत में कल जो आरएस का शेड्यूल पेपर हुआ था उसमें भी ये दे रखा था, भारत में उद्यमिता पुस्तक किसकी है? कलराज मिश्र की है, भारत में उद्यमिता। तो देखिए, प्रश्न नंबर अभी 31 पे बात करते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ 2-3 पुस्तकें थी। बाकी प्रश्न नंबर 31 की अगर बात करें तो किसी तत्व में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या पूछिए। देखिए, हमने पहले बात की थी, यदि द्रव्यमान संख्या की बात करें, देखिए एक तो होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु भार। ये परमाणु भार बोलो या द्रव्यमान संख्या बोलो, एक ही बात है, ठीक है।
जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें 1H2 हम लिखने का तरीका ये होता है, जो नीचे आता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर आता है वो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है। देखिए परमाणु क्रमांक जो प्रोटोनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटोनों की संख्या होती है। जबकि परमाणु जो भार या द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो इसमें द्रव्यमान संख्या होगा प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉनों का योग, अर्थात 2 और 2 4 हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन मिलकर 4 हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 निम्न में से परमाणु संरचना का सिद्धांत नहीं दिया गया। देखिए 4 है, चारों में से परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने नहीं दिया था? तो जज थॉमसन ने, रदरफोर्ड, निक्स बोल्ट तीनों ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने आवर्त सारणी का नियम दिया था। आवर्त सारणी का जो अष्टक नियम है वो न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, न्यूलैंड ने आवर्त सारणी का त्रिक नियम दिया था, ये गलत है। त्रिक नियर डोबेनियर ने दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, ये इसमें गलत छपा हुआ है। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या प्रकट करती है। देखिए अवोगाद्रो संख्या क्या प्रकट करती है? एक अवोगाद्रो संख्या है वो 1 ग्राम अणुभार में परमाणुओं की संख्या नहीं, 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या प्रकट करता है। बिल्कुल सही है, बी आंसर सही हो जाएगा। अवोगाद्रो संख्या है, देखिए दोनों तरफ अणु होता है। अवोगाद्रो में संख्या में क्या होता है? 1 ग्राम अणुभार होता है और उसमें भी अणुओं की संख्या होती है, न कि परमाणुओं की संख्या। दोनों तरफ अणु होते हैं। 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी, वही अवोगाद्रो संख्या होती है। देखिए किसी तत्व की अवोगाद्रो संख्या कौन सी होती है? 6.203 इंटू 10⁻²3, ये है अवोगाद्रो संख्या। याद रखनी है आपको। परमाणु का भार उस तत्व के बराबर होता है, ये मात्रा तत्व का 1 मोल अवोगाद्रो, ये 1 मोल अवोगाद्रो संख्या को दर्शाता है। ठीक है, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, आप सबको पता है, इजी प्रश्न था। देखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जिसका आकार 10⁻−15। यदि नाभिक का आकार पूछे तो कितना है? 10⁻−15। परमाणु का आकार कितना है? 10⁻−10। देखिए 10⁻−10 को हम 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, जबकि 10⁻−15 को हम 1 फर्मी बोलते हैं। यदि नाभिक का आकार की बात करें 10⁻−15 मीटर की जगह अगर 1 फर्मी आ जाए तो भी सही आंसर है, क्योंकि 1 फर्मी 10⁻−15 को ही फर्मी बोलते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के अनुसार क्या सही है? देखिए रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया था उसके अनुसार क्या सही है? देखिए परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु का केंद्र धनावेश होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया था उसके अनुसार ये उपयुक्त सभी तीनों ही कथन सत्य हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होते हैं। देखिए कोशिका में अगर राइबोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक बोलते हैं 80S। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अब जैसे कोशिका में ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग होता है, तो जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 80S से अधिक है वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यदि राइबोसोम की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के हो जाते हैं, आंसर सी हो जाता है। यदि इसने स्पेशल प्रोकैरियोटिक की बात की है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। यदि स्पेशल यूकैरियोटिक की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें स्पेशल प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की गई है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 70S हो जाएगा। 80S है वो इस यूकैरियोटिक का है। कोशिका कला बनी होती है। देखिए कोशिका कला किसकी बनी होती है? तो कोशिका कला बनी होती है फास्फोलिपिड प्रोटीन द्वारा। कोशिका कला किसकी बनी होती है? कोशिका कला बनी होती है फास्फोलिपिड व प्रोटीन द्वारा होती है। इसमें जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स व लिपिड द्वारा, फास्फोलिपिड द्वारा, फास्फोलिपिड व फास्फोप्रोटीन व फास्फोलिपिड द्वारा। देखिए किस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, अगर कंफर्म याद नहीं हो तो वो हम कभी भी इस प्रश्न को सही नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फास्फोलिपिड व प्रोटीन द्वारा कोशिका कला बनी होती है। देखिए प्रश्न 38 से कोशिका झिल्ली होती है। देखिए कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य, अपारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य कुछ नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखिए अब जो अभी तक हमने 38 प्रश्न पढ़ लिए हैं। 38 प्रश्न थे वो पार्ट ए के प्रश्न थे, जिसमें इंडिया हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी और करंट और साइंस, इन सब को मिलाकर पार्ट ए के जो 38 क्वेश्चन बने थे, 5-5 6 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट के थे। अभी 30 क्वेश्चन हम राजस्थान पे डिस्कशन करेंगे।
तो देखिए प्रश्न नंबर 39 है, सॉरी, राजस्थान का पाठ कर रहे हैं हम। राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था। देखिए राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो यदि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो राष्ट्रीय उद्यान था सबसे पहले वो रणथंभौर था। तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर का है, वो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान, तो राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी है। दोनों जी प्रश्न थे। राजस्थान की हदीय स्थली के नाम से किस जिले को जाना जाता है? अजमेर को। मध्य अरावली में स्थित राजस्थान का जिब्राल्टर वे हदीय स्थली है, अजमेर जिला। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि पाई जाती है? तो सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि पाई जाती है जैसलमेर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु परीक्षण स्थल है? तो देखिए इन चारों में से अगर बात करें तो परमाणु परीक्षण स्थल है वो पोखरण है। 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए यहाँ पर। 44वां निम्नलिखित में से जैसे सूची सम्मिलित करना, एक तरफ गवर्नर है और एक तरफ उनकी जो बनाई गई नीतियाँ हैं। आप सभी इसमें से आंसर देंगे। देखिए जैसे सुरक्षा घेरे की नीति, सुरक्षा घेरे की नीति किसके द्वारा बनाई गई है? सुरक्षा घेरे की नीति है वो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बनाई गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1772 में आया था, जो सबसे पहले बंगाल गवर्नर था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स है वो अधीनस्थ पार्थिया जो संधिया करवाई थी, वो 1817 की जो संधिया थी उस समय वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले था। तो यदि सुरक्षा घेरे की नीति बात करें तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाई थी। ए में तीसरा हो जाएगा। ए हस्तक्षेप की नीति बात करें तो ए हस्तक्षेप की नीति है वो कॉर्नवालिस की है, बी में चौथा हो जाएगा। सहायक संधिया बात करें, देखिए सबसे पहले जो सहायक संधि की थी वो 1799 में वेलेजली द्वारा की गई थी, और उसके बाद में जो अधीनस्थ पार्थिया की संधिया की गई थी वो वॉरेन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। तो इसमें सी में पहला आ जाएगा और अधीनस्थ पार्थिया की संधि में दूसरा आ जाएगा। ठीक है। तो 3 4 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2। देखिए इसमें एक बार वापस देख लेते हैं। सही सुमेलित जैसे इस प्रकार से हैं, ये देख सकते हैं आप। सुरक्षा घेरे वॉरेन हेस्टिंग्स, ए हस्तक्षेप की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संध्या वेलेजली, अधीनस्थ पार्थिया की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स। बड़े इंपॉर्टेंट संध्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प की नीति आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, या इनकी जो हड़प नीति है वो भी इसमें शामिल की जाती है। इस तरीके से जो 5 6 या नीतियाँ संध्या वगैरह है, ये इंपॉर्टेंट घटना है और कहीं ना कहीं ये पूछी जाती है। सपाद के चौहानों के संस्थापक वासुदेव थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 में वासुदेव चौहान ने सपाद में चौहान वंश की नींव रखी थी। शिलालेख कौन सा था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित कथन है और इसमें से असत्य कथन पहचानना है, ना कि सत्य कथन। ठीक है। देखिए सोमदेव विग्रह चतुर्थ के दरबार का प्रखंड विद्वान था, बिल्कुल सही है, जिसने हरिकेली नाटक की रचना की थी। देखिए हरिकेली नाटक की रचना विग्रह चतुर्थ ने स्वयं की थी। सोमदेव विग्रह चतुर्थ का दरबारी है, ये लाइन तो सही है, लेकिन जो विग्रह हरिकेली नाटक की रचना की थी ये इसने गलत लिख दिया है। इसका मतलब पहला कथन है वो असत्य हो जाएगा। अगर इसमें सत्य कथन की बात करें तो देखिए सोमदेव विग्रह चतुर्थ दरबार में प्रखंड विद्वान था, जबकि हरिकेली नाटक की रचना विग्रह चतुर्थ ने स्वयं की थी। देखिए कवि बांधव के नाम से विग्रह चतुर्थ प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ललित विग्रह नाटक की रचना की थी, यह भी उल्टा लिख दिया इसने। देखिए ललित विग्रह की रचना की थी वो तो सोमदेव ने की थी, और हरिकेली की रचना की थी वो विग्रह चतुर्थ ने स्वयं की थी। तो ये दोनों एक दूसरे के कथन उल्टे लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों ही असत्य कथन है। तो हम इसके बात करें यदि, तो 1 और 2 दोनों असत्य कथन है। देखिए चौहानों की देवड़ा शाखा कहाँ स्थित थी? तो चौहानों की जो देवड़ा शाखा है वो सिरोही में थी। लुम्बा ने सिरोही में की थी। ठीक है। तो लुम्बा ने 1311 में शाखा की स्थापना की थी। राजधानी चंद्रावत थी सिरोही की देवड़ा शाखा। लुम्बा 1311। ठीक है।
देखिए किस मुगल शासक ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर उसे अलग राज्य बनाया। देखिए कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कब किया गया था? 1631 में किया गया था माधो सिंह द्वारा। ठीक है, तो जब 1631 में कोटा को बूंदी से स्वतंत्र किया गया था, अगर ऐसे याद नहीं रहे किस शासक ने किया गया था, तो 1631 के समय कौन सा शासक था वो देखना है। देखिए 1627 तक बात करें तो जहांगीर था, और उसके बाद में शाहजहाँ आ गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ द्वारा इनको पृथक किया गया था कोटा का बूंदी 1631 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शाहजहाँ हो जाएगा। त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल नहीं थे। देखिए त्रिपक्षीय युद्ध बात कर रहे हैं वो पाल, राष्ट्रकूट और प्रत्यारों के मध्य थे। प्रत्यार अंत में विजय हुए थे, तो इसमें चालुक्य इसमें शामिल नहीं थे। कौन सा शामिल नहीं था? चालुक्य। देखिए एक तरफ संगीत घराना है, एक तरफ इनके प्रवर्तक है, इसमें से असम्मिलित बताना है। सैनिया घराना सूरत सेन एकदम सही है। मेवाती घराना गग्गे नजीर खान एकदम सही है। कथक घराना भानुजी इनके प्रवर्तक एकदम सही है। जयपुर घराना बेहराम डागर है, वो एकदम गलत कथन है। ठीक है, देखिए यदि एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जयपुर घराने के प्रवर्तक है वो मनरंग या भूपत खां थे, बेहराम खां डागर नहीं थे। देखिए राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों पर विचार करना है। सिवाना का युद्ध, पिलसूद, खातौली या मतीरे की राड़ का युद्ध है, और इनका काल क्रम में इनको जमाना है। देखिए आप इसमें से अगर आप सोच सकते हैं काल क्रम में जमाना है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए, जमा कर देखिए बताइए सिवाना का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 में। 1308 में सिवाना का साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो उससे सिवाना का युद्ध वही युद्ध हुआ था। उसके बाद में सिवाना का युद्ध नहीं था, वो इसी युद्ध को बोलते हैं। देखिए खातौली के युद्ध की बात करें तो 1517 में हुआ था। यदि मतीरे की राड़ की बात करें तो वो 1644 में हुआ था। तो यदि कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा सिवाना, फिर आ जाएगा खातौली, फिर आ जाएगा मतीरे की राड़, और फिर आ जाएगा अंत में पिलसूद का युद्ध। देखिए पिलसूद का युद्ध है वो 1715 में हुआ था। पिलसूद का युद्ध है वो 1700 ईस्वी में हुआ था। तो अगर ऐसा अगर कंफर्म नहीं है तो अगर आपको याद है, जैसे 3 याद है, जैसे सिवाना याद रह जाता है, खातौली और फिर मतीरे की राड़ और फिर 2, मतलब 1 3 4 2 हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। अगर इनका कालक्रम की सही बात करें तो सिवाना की युद्ध 1308, खातौली 1517, 1644 मतीरे की राड़ और 1715 पिलसूद। ठीक है, युद्धों के क्रम है, आज बहुत बार पूछा जाता है, इनको सही क्रम में अरेंज करना। और बाबर के जो क्रम है वो तो पूछे जाएंगे, क्योंकि बाबर के जो युद्ध है वो 1526, 27, 28, 29 ऐसे बाबर के युद्ध है। अगर इनके चारों के अगर वो युद्ध का क्रम याद नहीं रहा तो वो प्रश्न गलत हो सकता है आराम से। अगर बाबर के जो युद्ध हुए थे उनका क्रम था पानीपत 26 में, फिर खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा, ये क्रम थे। राजस्थान में कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के विरुद्ध पक्ष में लड़ते हुए लड़े थे? देखिए राजपूत सरदार हैं जो खानवा के बाबर के विरुद्ध कौन लड़े थे सांगा के पक्ष में, इन चारों में से बात करनी है। देखिए अगर बात करें बीका, तो बीका 1400, जैसे गुनसाड उसमें बीकानेर बसाया था इसने 1485 में, और युद्ध हुआ था ये खानवा का युद्ध 1527 में। तो ये तय है कि उस समय बीका नहीं थे, तो ये इसको अगर हम शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर कूट से बात करें तो हम इसको आराम से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें 3 नहीं है उसको हम एलिमिनेशन आराम से कर सकते हैं। राव लूणकरण भी उस समय नहीं थे, तो इनको हम आराम से एलिमिनेशन कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजा बारमल, और बी हो जाएगा वीरमदेव बेड़तिया। ये 2 ही इसमें शामिल थे, बाकी बीका और लूणकरण इसमें शामिल नहीं थे। 1 और 2 इसमें शामिल थे। देखिए यदि इसमें अगर हम 3, हमें पता है कि 3 डेफिनेटली शामिल नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम तीनों को अगर एलिमिनेशन करते हैं तो पीछे 1 और 2 ही बचता है। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो राजा स्वयं जयसिंह का उल्लेखनीय माना जाता है। इन राजाओं में से सबसे उल्लेखनीय विज्ञान का योगदान है वो जयसिंह का माना जाता है, क्योंकि जयसिंह ने जो जंतर मंतर की स्थापना की थी, उसके बाद में उन्होंने जीज मोहम्मद शाही, ये भी जयसिंह ने लिखी थी, और एक इसकी पुस्तक थी जयसिंह कारिका। तो जंतर मंतर के कारण, और फिर जीज मोहम्मद शाही, और फिर था जय सिंह कारिका।
इन सब के कारण इनका विज्ञान में योगदान माना जाता है। मैगजीन दुर्ग का राजस्थान में किस जिले में स्थित? देखिए, मैगजीन दुर्ग का निर्माण 1572 में अकबर द्वारा करवाया गया था। मुस्लिम दुर्ग है, ठीक है। मैगजीन दुर्ग अकबर द्वारा अजमेर में करवाया गया था। इसी में सर टॉमस रो जहांगीर से मिला था 1615 में 10 जनवरी 1616 में मिला था, जबकि 1615 में वो भारत आया था सर टॉमस रो। देखिए, 1616 में वो जहांगीर से मुलाकात की थी 10 जनवरी को। जबकि अगर सर टॉमस रो भारत कब आए थे ये भी पूछा जाता है तो 1615 में आए थे और 1616 में मुलाकात हुई थी मैगजीन दुर्ग में, ठीक है। मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट अपने कर्नल जेम्स टॉड घोड़ेवाला बाबा है, जो मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। मेवाड़ के स्पेशल मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो जेम्स टॉड थे। देखिए, प्रश्न नंबर 56 है, शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है? तो देखिए, शारदा एक्ट का संबंध है वो बाल विवाह से है, ठीक है। और शारदा एवं हरविलास शारदा के नाम पर इसका नाम शारदा एक्ट पड़ा है। हरविलास शारदा अजमेर से संबंधित है। 1 अप्रैल 1930 को ये एक्ट पूरे देश में लागू हुआ था। 1929 में इसको गैरकानूनी घोषित किया गया था। शारदा एक्ट, इसका नाम हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था और ये बाल विवाह से संबंधित है। देखिए, राजस्थान में सागड़ी प्रथा का संबंध है इनमें से किस सामाजिक समस्या से? अगर सागड़ी प्रथा की बात करें तो ये बंधुआ मजदूरी प्रथा है, उससे संबंधित है। और उसका अगर इनमें से बात करें तो वो दास प्रथा से संबंधित है। दास प्रथा या सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा, ठीक है। देखिए, ये दास प्रथा का एक रूप थी, इसे बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं, सागड़ी प्रथा। देश निरोधक कानून है 1961 में बना था, याद रखना, देश निरोधक कानून है 1961 में बना था। यह अधिनियम 20 मई 1961 को बना था। इसमें 1984 व 1986 में संशोधन हुआ था, देश निवारक अधिनियम। मी टू मूवमेंट का संबंध किससे है? तो मी टू मूवमेंट का संबंध है महिला उत्पीड़न को रोकना। विश्व में महिला उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर लाना, यह महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन है मी टू मूवमेंट। संसद द्वारा किस वर्ष महिलाओं का घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? देखिए, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण संबंधित अधिनियम पारित 2005 में किया गया था। घरेलू हिंसा के विरुद्ध दीवानी न्याय उपलब्ध कराने का प्रावधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 221 के जोड़ा गया था। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह आका तीज, अक्षय तृतीया, ठीक है, अबूझ सावों का दिन बोलते हैं। राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है? तो जयपुर और जोधपुर में लागू है, ए और सी दोनों। 1 जनवरी 2011 को इन जिलों में व्यवस्था लागू की गई थी। इसका मुखिया पुलिस कमिश्नर होता है। देखिए, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है भरतपुर। जनसंख्या से सबसे बड़ा जयपुर और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और जैसलमेर। संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग जो सब होता है। देखिए, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। भरतपुर संभाग है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। जयपुर संभाग है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है। कोटा संभाग है वो जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है। किस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो वो नाथूराम मिर्जा समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को जो कल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस था, 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ था, तो इसकी सिफारिश की थी नाथूराम मिर्जा ने। राजस्थान में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों का प्रावधान है? यदि लोक सेवा आयोग की बात करें आरपीएससी की, तो बार बार ये भी पूछा जाता है। 1+7 होते हैं, मतलब अर्थात आरपीएससी में 8 सदस्य होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले जो न्यायाधीशों की संख्या थी 1+7 थी, वही आज आरपीएससी की संख्या है 1+7, अर्थात 8 है।
इनको याद कर लेना कैसे भी करके। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? यदि संयुक्त पीसीएस की बात करें, यदि देखिए पीसीएस का गठन है तो स्टेट पीसीएस के अगर नियुक्ति की बात करें तो वो राज्यपाल करता है। यदि संयुक्त पीसीएस की बात करें तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 315(2) के थे। 315(1) में तो ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक पीसीएस होगा, जबकि इसमें लिखा हुआ है 315(2) में कि संयुक्त पीसीएस के बारे में प्रावधान है और इसका गठन राष्ट्रपति करता है। देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय मतलब अर्थात मुख्य कार्यालय या मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। देखिए इस आयोग राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन 2000 में किया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। इसमें 2006 में संशोधन किया गया था। इसमें 1+3 सदस्य होते हैं, 1+2 होते हैं, अध्यक्ष सहित 3 होते हैं, 1+2 होते हैं। तो मानवाधिकार आयोग में कितने होते हैं? 1+2 बराबर 3 होते हैं। बात करते हैं दोस्तों, ये 68% कंप्लीट हो गई। राजस्थान के 30% और 38% तो उसके थे इंडिया जीके के और 30% राजस्थान के थे। टोटल हमने 68 प्रश्नों पे बात कर ली है। अब बात करते हैं 11% इंग्लिश के और 11 हिंदी के। 22 प्रश्नों पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 69 है सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी। देखिए इंग्लिश है, जैसे रीड केयरफुली एंड राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स ग्रो। देखिए इसका जो आंसर क्या आना चाहिए? व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स ग्रो। इनमें से क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में। तो व्हेन इट रेन्स द प्लांट विल ग्रो, इसका सही आंसर हो जाएगा एक विल ग्रो आंसर आ जाएगा। ये बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई मूवी वॉच। देखिए इसमें आएगा बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शैल हैव वॉच्ड। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव वॉच्ड द मूवी, इसका सही आंसर आ जाएगा बी। देखिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई हियर फॉर 2 years। देखिए बाय द एंड ऑफ मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 years, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए प्रश्न नंबर 72 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए सेंटेंस क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज डेट, बीच में डेट कंजक्शन लग जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है। उसके बाद में आ जाएगा इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। तो यदि बात करें यदि कि इसमें डेट देयर आ गया ये गलत हो जाएगा, टेल्स आ गया ये गलत हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज टुडे मंडे, इसका सी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, डी में इसका आर का आर ही रख दिया है तो इसमें आंसर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 में द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यदि इसकी बात करें द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इसमें सेड का सेड ही रख दिया। द टीचर टोल्ड टू, ये भी रॉन्ग हो गया। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स वी कुड, वी का वी रख दिया, कुड रख दिया, कुड भी नहीं आएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट इट, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए प्रश्न नंबर 74 पे बात करते हैं द टीचर सेड टू हर वेयर वर यू एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, यदि इसकी बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो द टीचर आस्क्ड हर वाई वाज का वाज रख दिया। देखिए वर है तो इसको वर का चेंज होना चाहिए हेड में, पास्ट कंटिन्यू टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में।
तो पहला भी नहीं होगा। दूसरा इफ़ आ गया, देखिए इसमें कंजक्शन WH वर्ड है तो WH वर्ड ही रहेगा। इसका अगर सही आंसर है तो सही आंसर हो जाएगा डी, द टीचर आस्क्ड हर वाई, कंजक्शन रख दिया सही है, सी हैड बीन एब्सेंट द यस्टरडे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए प्रश्न नंबर 75 पे बात करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। देखिए इसमें एंटोनियम्स बताना है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स की बात की है तो यदि हम बात कर रहे हैं जैसे इलिजिबल, इलिजिबल होता है, इलिजिबल की इसने एंटोनियम की बात की है। इलिजिबल का इसमें एंटोनियम, तो इलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सके। देखिए अगर इल को हटा दिया जाए तो एलिजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य, और एलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सके। और अगर एलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सके तो उसका एंटोनियम हो जाएगा पढ़ने वाला, अर्थात होता है रीडेबल। क्या हो जाएगा? रीडेबल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगर 76 पे बात करें, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एलियनेट। देखिए एलियनेट का अगर बात करें तो इसका एलियनेट की अगर एंटोनियम्स बताना है तो एलियनेट का देखिए मतलब क्या होता है। एलियनेट का मतलब होता है विमुख। क्या होता है? विमुख या हटाना। एलियनेट का मतलब होता है विमुख या हटाना। अगर इसकी एंटोनियम्स की बात करें तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा विमुख या हटाना या नहीं पहचाना, तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। परमिट का मतलब हो गया परमिशन देना। प्रश्न नंबर 77 है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अपोजिट। देखिए एक वर्ड होता है अपोजिट, विपरीत, और ये है अपोजिट। देखिए इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, पर प्रश्न पर ध्यान से पढ़ना, प्रश्न को पढ़ने में गलती मत करना। अपोजिट होता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है उचित। उसका मतलब क्या होता है? उचित होता है। इसका विपरीत होता है, लेकिन जो जिसका आगे ए होता है उसका मतलब होता है उचित, तो इसका मतलब आ गया उचित। देखिए एंटोनियम सिनोनियम बात कर रहे हैं तो एंटोनियम सिनोनियम जो सही करने का तरीका है तो वो तो एकमात्र एक ही तरीका है कि जितनी वोकेबलरी हो, वोकेब हो, वर्ड पावर को इंक्रीज करो तो अपना आप एंटोनियम सिनोनियम तैयार हो जाएंगे। जैसे हमने एंटोनियम सिनोनियम के 5-6 पार्ट अभी अपलोड कर दिए, लगभग 150 से 200 एंटोनियम सिनोनियम और 500 से 600 वर्ड हमने अपलोड किए हैं। वो सभी वर्ड अपलोड जो हमने अपलोड किए हैं मैंने, वो एग्जामों में बार बार पूछे गए वर्ड हैं। जितने भी एंटोनियम सिनोनियम अभी तक हमने पढ़े हैं, 5 पार्ट मैंने पढ़े हैं, और पांचों के पांचों पार्ट में जो भी करवाए हैं वो सारे सारे किसी न किसी एग्जामों में बार बार पूछे गए एग्जाम। तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन्हीं एग्जामों को वापस पूछने में। जैसे इसमें से जो भी प्रश्न है तो भाई 2-3 प्रश्न उसी में से आए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो पार्ट है एंटोनियम सिनोनियम के, वो 5 पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं। देखिए इसका मतलब होता है उचित, अपोजिट का मतलब होता है उचित। अभी इसका अगर एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम होता है अनुचित होना चाहिए। तो देखिए अप्रोप्रिएट की बात करें तो अप्रोप्रिएट और उचित एक ही वर्ड है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट अर्थात अनुचित। इनअप्रोप्रिएट अर्थात अनुचित हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिकेरियस। देखिए प्रिकेरियस का इसमें सिनोनिम्स की बात की है। प्रिकेरियस क्या बताना है इसमें? प्रिकेरियस मतलब बताना है इसका सिनोनिम्स, अर्थात इसमें जैसे प्रिकेरियस का मतलब होता है क्रिटिकल। इसका जो सिनोनिम से हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिकल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न नंबर 76 है, इसमें भी सिनोनिम्स ही बताना है। इम्पेडियमेंट। देखिए इम्पेडियमेंट का सिनोनिम्स क्या होता है? इम्पेडियमेंट का मतलब होता है बाधा। क्या होता है? देखिए इम्पेडियमेंट का मतलब होता है बाधा, अर्थात इसका सिनोनिम्स में बाधा की बात करें तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इसका सही हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है
बाधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब इसमें बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 में। ये हिंदी के हो गए थे सारे प्रश्न, अभी ये इंग्लिश के प्रश्न हो गए, सॉरी। अब हिंदी के प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, उपसर्ग युक्त अनुपयुक्त शब्द बताना है। देखिए उपसर्ग युक्त अनुपयुक्त शब्द बताना है। यदि देखिए उपयोग में उप उपसर्ग है, उल्लेख में उत उपसर्ग है, दुर्गम में दुर उपसर्ग है, उत्कृष्ट में उत उपसर्ग है, लेकिन अनुपयुक्त शब्द ये है कि उसमें उत्कृष्ट ये नहीं आएगा, इसमें उत्कृष्ट टे आएगा, ना कि ठे आएगा, पीछे ठे आएगा, इसने ठे दे रहेगा, इसलिए ये अशुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक। किस विकल्प में तत्सम उपसर्ग से बना शब्द है? तत्सम उपसर्ग से बना शब्द है। देखिए तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं। यदि तत्सम उपसर्ग से बने, देखिए कमजोर की बात करें तो इसमें जो कम उपसर्ग है वो तद्भव उपसर्ग है। अनमोल में बात करें अन उपसर्ग है वो तद्भव उपसर्ग है। बखूबी में बात करें जो बे उपसर्ग है वो तद्भव उपसर्ग है। अनिच्छा में अन उपसर्ग है, अनिच्छा में जो अन उपसर्ग है हलंत आता है नेक, वो उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिच्छा। किस विकल्प में संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है? देखिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होता है नंदोई में, ननंद ओई प्रत्यय इसमें लगेगा, ओई प्रत्यय से यह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नंद। ठीक है। किस विकल्प में दधि का अशुद्ध पर्याय है? देखिए दधि होता है अर्थात दही, मठा, तक्कर, गोरस। देखिए गोरस होता है इसका पर्यायवाचक है, लेकिन ये अशुद्ध दे रखा है। इसमें गो रस में गो ये रस होता है। ठीक है, गो रस बोलते हैं इसको, गायों का रस। दही, मठा, तक्कर, दधी, गोरस ये सभी इसी के पर्यायवाचक है, लेकिन ये शब्द है वो अशुद्ध दे रखा है, इसीलिए हमारा आंसर गोरस हो जाएगा। देखिए शुद्ध शब्द गोरस होता है। ठीक है, तो उसमें अशुद्ध शब्द दे रखा है। असंगत विलोमार्थी शब्द बताना है। देखिए इसमें खल, सज्जन, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, सम्मुख, विमुख, शीत, उष्ण। इसमें देखिए सज्जन का है, फिलहाल इसमें जो आंसर के में खल का सज्जन माना गया है, लेकिन देखिए सज्जन का दुर्जन बताया गया है, लेकिन सज्जन का खल भी होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक। इसमें विलोमार्थी दुर्जन बताया गया, बाकी सज्जन का खल भी होता है। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो। देखिए वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अर्थात इसमें से हो जाएगा अभियुक्त। अपराधी वादी अभियोजक नहीं होगा, इसका मुकदमा चल रहा है उसको अभियुक्त बोलते हैं। देखिए अस्त मतलब छिपना होता है, अस्तु मतलब होता है अच्छा। किसी को आशीर्वाद देते हैं अस्तु, तो वो उसका मतलब होता है अच्छा। अस्तु विशेषण शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा। अशुद्ध व शुद्ध शब्द को युग्म पहचाने। देखिए वैदिक और दोनों अशुद्ध है, दरिद्री दोनों अशुद्ध है, ये सभी अशुद्ध है। इसमें पृथक है, पहला अशुद्ध है और ये हलंत वाला शुद्ध शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 38 है, कामायनी के रचयिता प्रसाद वाक्य में अशुद्धि है। देखिए कामायनी के रचयिता प्रसिद्ध है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए तो इसमें वर्तनी प्रकार की अशुद्धि होती है। शुद्ध शब्द कामायनी होती है, इसमें कामायनी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वर्तनी प्रकार की अशुद्धि इसमें ये। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गंगा नहाने का मुहावरे का शब्द अर्थ होता है कठिन कार्य को पूर्ण करना, अर्थात दायित्व से मुक्ति पाना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पाप मुक्त होना इसका आंसर नहीं होगा, दायित्व से मुक्ति पाना होता है। असंगत युग्म बताना है। देखिए रैंक का मतलब श्रेणी होता है, ट्रस्ट का मतलब न्यास होता है, एसेंट का मतलब अनुमति होता है, बिल का मतलब जमानत नहीं होता, बेल का मतलब जमानत होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए असंगत है। तो दोस्तों ये हमने 90 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है अभी तक। पार्ट ए की 38 क्वेश्चनों की हमने चर्चा कर ली, पार्ट बी की हमने 30 प्रश्नों राजस्थान जीके की बात कर ली है, और 11 हिंदी और 11 इंग्लिश के 22 प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अभी तक हमने 90 प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अब हमारे 60 प्रश्न बच्चे हैं, 45 मैथ्स रीजनिंग के और 15 प्रश्न कंप्यूटर के बच्चे हैं। ठीक है, यदि आज के पेपर की बात करें तो 45 के 45 मैथ्स के प्रश्न हैं, रीजनिंग नहीं है। और मैथ्स का जो शेड्यूल में जो आज टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति था, नंबर सिस्टम था। तो आज के जो 45 प्रश्न हैं वो सभी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के प्रश्न हैं। ठीक है, पहले हम एक बार 135 से 150 तक के प्रश्न है जो कंप्यूटर के प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में 190 से 135 के प्रश्न, 45 प्रश्न मैथ के चर्चा करेंगे लास्ट में। उससे पहले कंप्यूटर के प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 136 से
150 तक बात करते हैं, बेसिक कंप्यूटर का पर्सन है। उसके बाद में 90 से 135 मैथ्स के प्रश्नों पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर के प्रश्न किस प्रकार के हैं। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में नाम और एड्रेस को एकत्रित करने की क्षमता को कहा जाता है। देखिए इन चारों में से इसका खाली जगह में क्या आएगा। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के नाम और एड्रेस को एकत्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेल मर्ज हो जाएगा। देखिए उनको एकत्रित करने की क्षमता को ही मेल मर्ज कहते हैं। कंप्यूटर में टाइप किए गए कैरेक्टर को विभिन्न लिपियों में छापा जाता है, इन लिपियों को कहते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो टाइप किया गया कैरेक्टर है उनको विभिन्न लिपियों में छापा जाता है, उन लिपियों को क्या कहते हैं। उन लिपियों को फॉन्ट कहते हैं, ठीक है, फॉन्ट कहते हैं। बाकी जो मर्ज लाइन इनका कोई संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन है जो हम वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड में जैसा कैलिबरी तो एक डिफ़ॉल्ट फंड टाइप होता है और टाइम्स न्यू रोमन है उसमें एक फंड नाम होता है। यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें और उसमें डिफ़ॉल्ट फंड टाइप का बात कर लें तो डिफ़ॉल्ट फंड उसमें कैलिबरी होता है, ठीक है। जबकि टाइम्स न्यू रोमन है वो इसमें एक प्रकार का उसी का एक पार्ट है, फंट नेम है। देखिए फॉन्ट साइज़ किस में मापा जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर मिनिमम और मैक्सिमम फंट की बात करें तो 8 मिनिमम होता है, मैक्सिमम 72 होता है, डिफ़ॉल्ट फंट साइज़ 11 होती है, ये उसकी फंट साइज़ होती है। लेकिन फंट साइज़ होती है उसको मापा किस में जाता है। जैसे हम फंट 11 दे रखे होते हैं, हम इसको 12, 13, 14, 72 तक बढ़ा सकते हैं, 8 तक कम कर सकते हैं। इसको अगर इसको मापने का इनको भी मापा जाता है, करैक्टर, सेमी, बाइट, इन पॉइंट, इन सब में से किस में मापा जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है पॉइंट्स। फंट साइज़ को हमेशा पॉइंट्स में मापा जाता है, फंट साइज़ को हमेशा पॉइंट्स में मापा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मिनिमम पॉइंट है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है। देखिए करैक्टरों को काटने वाली लाइन को, देखिए जैसे करैक्टर लिखा हुआ ABC, उनको बीच में काटने वाली लाइन को क्या कहते हैं। तो इनको बीच में काटने वाली लाइन को स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अंडरलाइन होती है ABC के नीचे अंडरलाइन की जाती है, वो अंडरलाइन होती है। बोल्ड होता है ABC को बोल्ड करना, ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक होता है ABC को ऐसे तिरछे लिखना, वो इटैलिक हो जाता है। तो इसका जो स्ट्राइक थ्रू है वो इनके बीच में जो लाइंस काटते हैं उनको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, ठीक है। देखिए 141 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। बाकी अगर ऑप्शन से बात करें सिस्टम, विंडोज़ और इनमें से कोई नहीं, तो आराम से ये इजी प्रश्न था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। देखिए 10 की घात 5 में 5 को लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। देखिए 2 तरीके से लिखा जाता है। जैसे एक तो हम प्रयोग करते हैं वर्ड में लिखने के लिए किसी के नीचे इस तरीके से लिखा जाता है, एक लिखा जाता है किसी के ऊपर जो शब्द लिखा जाता है हम ऐसे लिख सकते हैं, या 10 की पावर कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो यदि नीचे की बात करें तो नीचे लिखने वाले को कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है जो H2O लिखा है तो इसमें जो नीचे लिखा जाता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो ऊपर लिखा जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसमें 5 ऊपर वाला संख्या तो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। देखिए MS वर्ड में रन कमांड को खोलने के लिए टाइप करते हैं। देखिए इसमें MS वर्ड में रन कमांड को खोलने के लिए टाइप करते हैं, तो इसमें विन वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए किसी भी से हो जाएगा विन वर्ड, ठीक है। किसी टेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर अपर केस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। देखिए कोई जैसे टेक्स्ट लाइन है, जैसे टेक्स्ट लाइन कुछ भी लिखा हुआ है ABC, हम इसी टेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट लाइन है, इसी को यदि हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में अपर केस ऑप्शन को यदि हम टच करते हैं तो उसमें से टेक्स्ट क्या हो जाएंगे। देखिए अपर केस ऑप्शन से मतलब होता है जो केस टेक्स्ट लिखा होता है वो सभी के सभी कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। अपर केस से सभी के सभी कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। बाकी जैसे इसमें अगर बात करें हम केस टाइप की, तो ये 5 प्रकार के केस टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के केस टाइप होते हैं? 5 प्रकार के केस टाइप होते हैं, जिनमें एक होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस,
तीसरा होता है अपर केस, चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, पांचवा होता है टॉगल केस। 5 प्रकार के केस होते हैं। यदि इन 5 प्रकार के केस के बारे में आगे हम बात करें तो देखिए सेंटेंस केस में क्या होता है। सेंटेंस केस में होता है जैसे हम लिखते हैं राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, फुल स्टॉप। देखिए एक फुल स्टॉप होने के बाद में सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो सेंटेंस केस का मतलब होता है सेंटेंस के प्रथम वर्ड राम कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, फुल स्टॉप लगा, उसके बाद में वापस शाम से शुरू हुआ तो वापस कैपिटल, फिर आगे फुल स्टॉप, तब सारे स्मॉल। सेंटेंस केस का मतलब होता है सिर्फ एक प्रथम लेटर है वो कैपिटल होना। अब बात करते हैं लोअर केस। यदि लोअर केस की बात करें तो ए टू जेड सभी के सभी लोअर में। अपर केस की बात करें तो ए टू जेड सभी के सभी अपर। उसके बाद में एक लाइन आती है कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात करें तो जैसे राम इज ए बॉय, अर्थात प्रत्येक जो शब्द है उसके प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर है वो कैपिटल होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है राम में आर बड़ा, इज में आई बड़ा, ए में ए बड़ा, बॉय में बी बड़ा, मतलब हर शब्द का प्रथम अक्षर बड़ा होता है। ठीक है। अंतिम जो केस बचता है वो होता है टॉगल केस। क्या होता है? बड़ा शानदार केस है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, अगर टॉगल केस सेलेक्ट करते हैं तो प्रथम वर्ड है वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएगा। जैसे राम लिखना है तो राम में आर स्मॉल हो जाएगा, बाकी ए एम राम, इसमें आई बड़ा हो जाएगा, एस बड़ा हो जाएगा। राम इज बॉय में बात करें बी ओ बड़ा हो जाएगा, वाई बड़ा हो जाएगा, ऐसे राम इज बॉय मतलब प्रथम स्मॉल, बाकी सब बड़े। तो ये होता है टॉगल केस। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 145 में। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? MS वर्ड में बनाई गई फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की का क्या काम है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की इनका काम है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करेंगे तो कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 147वां है कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो कार्य क्षेत्र को मापन के लिए टास्क बार का उपयोग किया जाता है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, मेनू बार कलर बार का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कार्य क्षेत्र को यदि मापते हैं तो उसको टास्क बार का उपयोग करते हैं। 2 पेजों के बीच का मार्जिन क्या कहलाता है? 2 पेज है, 2 पेज के बीच का मार्जिन है वो गटर मार्जिन फॉर बाइंडिंग कहलाता है। देखिए जैसे भी कोई प्रिंट देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कोई चीज़ नोट्स वगैरह प्रिंट होते हैं तो मतलब टाइप किया जाता है, उसके बाद में वो प्रिंट करने के लिए कर जाता है। और प्रिंट भी नोट्स कौन से करते हैं? बाइंडिंग वाले। तो बाइंडिंग वाले जैसे ये कोई बुक प्रिंट की जाती है तो हम यहाँ पे हम जैसे बाइंडिंग करते हैं, तो बाइंडिंग करते हैं तो इस तरफ वाले जो वर्ड है वो कटे नहीं होल बाइंडिंग की वजह से, इसलिए जो शब्द है वो पेज यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ही शब्द इसमें लिखे जाता है, इतनी जगह खाली छोड़ी जाती है। फिर ये वाला पेज है, इस पेज में भी ये सिर्फ यहाँ से लिखा जाता है, बीच में जो दोनों पेजों के बीच में जो ये जगह खाली छोड़ी जाती है, ये बाइंडिंग करने के लिए जो बाइंडिंग स्प्रिंग आती है उसके लिए जो जगह खाली छोड़ी जाती है उसको गटर मार्जिन फॉर बाइंडिंग बोलते हैं। अर्थात 2 पेजों के बीच का जो मार्जिन है उसको गटर मार्जिन फॉर बाइंडिंग बोलते हैं। एक पेज ये है, दूसरा पेज ये है। एक बार वापस देख लीजिए, 2 पेज हैं। अभी जैसे गटर मार्जिन किसे बोलते हैं? 2 पेज हैं, 2 पेज के अंदर क्या करना है, वो जैसे कोई नोट्स टाइप करते हैं तो वो यहाँ तक टाइप करते हैं, मतलब पूरा यहाँ तक उसको टाइप करते हैं ऐसे, और इसमें भी इसमें वो यहाँ तक टाइप कर देते हैं। अब जो इन दोनों पेज के जो बीच की ये जगह छोड़ी है उसको गटर मार्जिन, क्योंकि गटर मार्जिन फॉर बाइंडिंग बोलते हैं। बाइंडिंग के लिए जो जगह जैसे इसमें यहाँ पे होती है बाइंडिंग, ताकि वो जो शब्द लिखे जाते हैं वो कटते नहीं हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 149 पर। संख्या के साथ वाले शब्दों को नज़रअंदाज करने के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं? देखिए कोई भी संख्या के साथ वाले अगर शब्द है उनको नज़रअंदाज करने के लिए इग्नोर वर्ड इन अपर केस नहीं, देखिए इग्नोर वर्ड विथ नंबर, ये कह रहा है कि संख्या के साथ जो शब्द होते हैं उनको नज़रअंदाज करने के लिए क्या करेंगे? इग्नोर वर्ड विथ नंबर, अर्थात संख्या के साथ जो वर्ड है उनको इग्नोर करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, इग्नोर वर्ड विथ नंबर। 150वां क्वेश्चन है MS वर्ड में थेसरस का मतलब क्या होता है? देखिए थेसरस टूल का मतलब होता है किसी भी स्पेलिंग के सुझाव हेतु। ग्रामर ऑप्शन इन सभी का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। इसमें आंसर की में स्पेलिंग के सुझाव हेतु दे रखा होता है, लेकिन इस टूल का उपयोग समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द के लिए भी
किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से मेरे हिसाब से आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए। बाकी इसमें आंसर की में मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग का सुझाव दे रखा होता है। ठीक है, जैसे आंसर की बात करें तो इसमें स्पेलिंग का सुझाव दे रखा होता है, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है। बाकी इसमें समानार्थी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है इस टूल से। तो ग्रामर ऑप्शन भी इसी में से आता है, स्पेलिंग का सुझाव वगैरह ये ग्रामर ऑप्शन से भी आते हैं। तो बाकी अगर इसमें से अगर हो तो आप एक बार कन्फर्म कर लेना। अगर किसी से अगर कन्फर्म हो तो आप इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 150। ठीक है, थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है। तो दोस्तों अभी हमने कंप्यूटर के 15 प्रश्नों की बात कर ली है। दोस्तों देखिए, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में चैनल शेयर कीजिए। देखिए, मैंने सबसे पहले जो 6 शेड्यूल पेपर होते हैं, अर्थात आश्रम के जो छोटे 6 पेपर होते हैं, मैंने सभी 6 के 6 अपलोड किए हैं। और उसके बाद में ये बड़ा पेपर है वो मैंने अपलोड किया। उससे पहले जो बड़ा पेपर हुआ था वो भी मैंने अपलोड किया था, शायद 9 अप्रैल को हुआ था, वो भी मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सभी जाकर शेड्यूल पेपर और बड़ा पेपर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम अगर मैथ्स का प्रश्न है आपके वो, तो मैं उसको मैथ्स का प्रश्न भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। सभी के सभी 45 प्रश्न है वो नंबर सिस्टम के प्रश्न है। एक बार हम देख लेते हैं, इसके मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप उनको सॉल्व कर लेना। आंसर आपसे अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो तो आप नीचे उस प्रश्न का कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। आपको मैं एक बार उन प्रश्नों का लेवल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 है, मैथ्स का प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आप देख लीजिए। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु x, पिता की वर्तमान आयु 3x। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष होगी। ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, अर्थात पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद ये होगी उसके दुगुने से 10 अधिक होगी। इनको और इसमें से अगर आप हम बराबर करके सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा 33 आ जाएगा। बाकी यदि आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन है, पुत्र की वर्तमान आयु x है, पिता की वर्तमान आयु हो गई 3x। 3 वर्ष बाद में इसकी पुत्री की आयु देखते हैं, इसका अगर सही से सॉल्यूशन देखते हैं तो 3 आ जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र है 50 वर्ष और 70 वर्ष। इनका जो सही आंसर आ जाएगा। आप इसको आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसमें 5x और हम 7x लेकर सॉल्व कर सकते हैं। 18 वर्ष पहले तो 5x - 18 कर सकते हैं और 7x - 18 कर सकते हैं। फिर इनका जो अनुपात 8:13 थी, तो इसको अगर हम ऐसे कर सकते हैं 5x - 18 बट्टा 7x - 18 बराबर 8/13। ऐसे इसको आराम से करके वजर गुणा करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा 50 वर्ष और 70 वर्ष। बाकी आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न आप देख लीजिए, आपको प्रश्न पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको इसका आइडिया लग जाता है। क्योंकि अगर हमें प्रश्न आता है तो हम प्रश्न पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रश्न कैसे होगा, माइंड में वो मैप आ जाता है कि इस प्रश्न को हमें किस तरीके से करना है, कैसे होता है, तो तुरंत पता चल जाता है कि प्रश्न हमसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? 32 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी दे रखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से इसको अगर सॉल्व नहीं हो तो। बाकी आप वीडियो को रोक के आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद में अगर नहीं हो तो आप नीचे सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हैं। वीडियो को आप रोक के आप प्रश्नों को सारों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष 48। पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है, तो 8 हो गए टोटल। माता पिता 2 और 6 पुत्र 8, इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो गई, तो 144 हो गया। ये 176 हो गया, सॉरी 22 × 8 176 होते हैं। इसमें से अगर माइनस करते हैं 176 और 48 माइनस करते हैं तो 128 बचते हैं। यदि उनकी
पिता माता से 8 वर्ष बड़ा होता है, तो एक होता है 60 और एक होता है 68। पिता 68 होगा, माता 60 वर्ष होगी, दोनों मिला के 128 वर्ष हो गए, दोनों का अंतर बीच में 8 वर्ष हो गया, 60 वर्ष सही आ जाएगा। बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है, आपसे अगर प्रश्न नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। 48 वर्ष, 176 वर्ष, 28 वर्ष अंतर, सॉल्यूशन आपके सामने है। आप पर वीडियो को रोक कर प्रश्न सोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका वर्गमूल बताना है। देखिए 4 पे बाहर है, बाहर को सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि 4 है, बाहर हटता है तो नीचे 9 हो जाता है, 4 और 9 हो जाता है। अब इसको वापस सोल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 इसका वर्गमूल की बात कही है इसने, तो 4 बटा जो 9 आएगा इनका वर्गमूल लेंगे तो 2 बटा 3 इसका आ जाएगा, और 2 और 3 में भाग देंगे तो 0.666 ऐसे बार बार रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन को रोकने के लिए हम 6 पे बार लगा देते। देखिए प्रश्न नंबर 96 है आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 1.81 आ जाएगा, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है। बाकी अगर इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए जैसे 6 3 है, मैंने पहले बात की थी, 6 3 को अगर ऊपर बाहर हटाते तो नीचे 99 लिखा जाता है, प्लस 3 7 के ऊपर बाहर हटेगा तो नीचे 99 लिखा जाएगा, पॉइंट से बढ़ जाते हैं, प्लस 8 0 और नीचे आ जाएगा 99। इन सब को अगर आपस में ऐड करते हैं तो आ जाएगा 18099। यदि इसको वापस इसी बार के अंदर चेंज करते हैं तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 181 आ जाएगा। यदि इसमें एस चेंज नहीं कर सकते, 180 में 99 का यदि भाग देंगे तो 1.8181 रिपीटेशन होगा, तो 81 रिपीटेशन को कम करने के लिए 81 पे हम बार लगा देते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए 97 है, किस धनराशि का 5/12 100 के 3/4 गुणा के बराबर है। अर्थात x 5/12 कर सकते हैं हम बराबर 100 के 100 का कितना कर सकते हैं 15/4 कर सकते हैं, और इसका आराम से हम आंसर आ जाएगा 900 आंसर, इसका सही आंसर आ जाएंगे। देखिए प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रम से 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 होता है तो भिन्न का अंश होगा। देखिए इसका कहने का मतलब है कि अंश x/y है, इसमें यदि 1 जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यदि 1 घटा दिया जाए इसमें से तो आंसर हो जाएगा 4। तो इसमें से भिन्न का अंश क्या होगा, तो इसमें हम आराम से यहाँ पे अंश रख के देख सकते हैं, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 99 है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसने गलती से 3/4 निकाल दिया। उसको किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने का कहा गया था, लेकिन उसने गलती से उसी संख्या का 3/4 निकाल दिया गया, तो उसके उत्तर में 150 अधिक था। उसका उत्तर 150 अधिक था। तो मैं आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए x का 3/4 उसने ज्ञात कर लिया, उसको ज्ञात करना था 3/14, तो अंतर हो गया 150 का। इक्वेशन बन गई, और इसी इक्वेशन को सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 280। देखिए यदि एक भिन्न का अंश 20% है और हर 25% बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या, देखिए अंश को 20% बढ़ाया जाता है और हर को 25% बढ़ाया जाता है, तो भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी आप उसी दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 101 है। देखिए प्रश्न आपके सामने, अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको दोनों को बेस समान करेंगे, फिर मल्टीप्लाई है तो इसकी घातें आपस में जुड़ जाएगी। बेस समान करने के लिए 16 का स्क्वायर किया जाता है, तो 16 का स्क्वायर 0.61 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 0.32, और पहला हो जाएगा 16 की पावर 0.32 इंटू दूसरा हो जाएगा 16 की पावर 0.18। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 16 की पावर 0.50 हो जाएगी, अर्थात 1/2 हो जाएगी। 16 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है √16, और इसका सही आंसर आ जाएगा 4। तो इसको हम 4 आराम से बोल सकते हैं, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 2 की पावर 2 - 2 किसके बराबर होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी आंसर हो जाएगा। ये बराबर होता है 2 की पावर 1/4 के बराबर होता है, क्योंकि देखिए किसी के पावर 2 होती है, जैसे 2 की पावर 2 की -2 होती है, अर्थात 2 की पावर -4 होती है, तो इसको हम 1/4 कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या है। इन संख्या में से अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बी, क्योंकि देखिए 3 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 1/3 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है और 4 की पावर 1/3 है, तो इसका जो सबसे छोटी संख्या है वो हो जाएगी बी। इस संख्या का मान कितना है? यदि इस संख्या के मान की बात करें तो हम इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो जाएगा 0.008। इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद में अगर प्रश्न नहीं हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 105 है, इसको सॉल्व करना है तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2। अब 2 का 1 कैसे? देखिए इसके अगर हम टुकड़े करेंगे 216 के, तो इसमें 24 के आराम से टुकड़े हो जाएंगे, फिर रूट 24 कॉमन आ जाएंगे, फिर नीचे से भी रूट 24 कॉमन आ जाएंगे, रूट 24 से रूट 24 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 106, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करती है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 200 और 320 के बराबर विभाजित करती है। आप 4 ऑप्शन से विभाजित करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी से शुरू करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। इसका देखिए सबसे बड़ी का मतलब ही लैसअप होता है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है इन दोनों को में विभाजित करने वाली, तो सबसे बड़ी संख्या होती है लैसअप और सबसे छोटी होती है मैसअप। तो सीधा इन संख्याओं को आप आराम से लैसअप भी ज्ञात करके 40 आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। 107वां प्रश्न है, 1/2 1/3 4 का मैसअप ज्ञात करना है। इसका अगर मैसअप देख के बात करें तो इसका मैसअप आ जाएगा सबसे छोटी संख्या 1/20 से सही आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या मैसअप होती है तो 1/20 इसका सही आंसर आ जाएगा, 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, 2 से भाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लैसअप क्या होगा? तो इनका गुणनफल 117 है, 2 से भाज्य संख्या 9 और 13 होगी, इनका गुणनफल 117 है, उनका लैसअप 117 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 50/x है, 50/x है और x बटा 12.5 हो तो x का मान क्या होगा? आराम से इजी प्रश्न है, ज्ञात कर सकते हैं, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 110वां प्रश्न है, 2.39 का स्क्वायर माइनस, इसको हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a माइनस बी से कर सकते हैं। फिर कैसे करेंगे? देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a माइनस बी, सूत्र है a माइनस बी a प्लस बी, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बटा a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा और a प्लस बी सीधा सीधा a प्लस बी कितने हो जाएंगे? जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, 1 3 4 5 के 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। देखिए समांतर श्रेणी का सूत्र है, समांतर श्रेणी के योग का पदों का हम सूत्र निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं इसको। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के योग का सूत्र है। इसको हम सूत्र करेंगे a बराबर 1 रखेंगे, d बराबर 2 रखेंगे, d बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 15 रखेंगे, तो आराम से इसका सही आंसर आ जाएगा 225। देखिए प्रश्न नंबर 112 है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है? यदि 7 समक्रमिक पूर्णांकों का योग 144 है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है? इसका सबसे बड़ा समपूर्णांक 26 आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 113 है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा 400। n स्क्वायर होता है प्राकृत विषम सम संख्याओं का योग है, योग की बात करें तो n स्क्वायर होता है 400 जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं को जोड़ 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? देखिए दो संख्याओं का योग कितना है? 24 है और उनका गुणनफल 13, अर्थात दो संख्या होगी 13 और 11 होगी, इनका योग 24 हो जाएगा। इनका अगर गुणनफल करें तो 143 हो जाएगा 13 और 11, और इनके वर्गों का योग 169 प्लस 121 290 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 290, ठीक है। दो शून्येतर संख्या जिनका अंतर उनका योगफल व उनका गुणनफल 1:5:36 है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? उन संख्याओं का योगफल 30 होगा। देखिए इसमें आएगा 30 आएगा मतलब 6:30:216 इसका आंसर हो जाएगा। और दो संख्याओं का योग 42 है तथा गुणनफल 437 है, उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो देखिए उनका अंतर हो जाएगा 4, 19 और 23, 19 और 23 दो संख्या होगी, इनका योगफल 42 हो जाएगा, उनका अंतर 4 हो जाएगा, गुणनफल 437 हो जाएगा, ठीक है।
कोई संख्या 280 से भाग करने पर 115 सेंसफल देती है, वह संख्या 35 से भाग की जाए तो सेंसफल कितना होगा। तो 115 में सीधा 35 का भाग दे दीजिएगा, सेंसफल आ जाएगा 105, 10 बच गया सेंसफल। ठीक है, तो इससे आंसर हो जाएगा 10 बी। इसमें आप सीधा से देख सकते हैं 115 में 35 का भाग देने पर 10 सेंस बचता है। देखिए प्रश्न नंबर 118 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग 370 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। 4 अंकों की संख्या में 132 सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। इसमें से 132 अगर जोड़ा जाए तो 307 से पूरी तरह विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी ये होती है, इसमें 132 अगर 172 सेंसफल होता है तो इसका फिर 175 निकालने पर 132 सेंसफल बचता है। ठीक है, ए 228 को विभाजित करता है और सेंस 18 बचता है, तो ए को 2, ए का 2 सबसे बड़ा अंकों का मान होगा 35 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 120 पे बात करते हैं, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर सेंसफल 1 आता है, जब उस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो सेंसफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या 6 है तो सेंसफल क्या होगा, तो सेंसफल हो जाएगा इसमें 4। देख सकते हैं इसका आंसर, अविशिष्ट व्याख्या विशिष्ट सेंसफल बराबर प्रथम सेंसफल प्लस द्वितीय सेंसफल इंटू प्रथम भाजक। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, तो इसका अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है, क्योंकि 1, 9, 27 इनका अंतर देख लीजिए 8 है, फिर 16 है, ऐसे करके हमेशा 8 से विभाजित होगा। ठीक है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर सेंस कितना बचेगा, सेंस बचेगा 66, 66 इसमें सेंस बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अंकों को किसी संख्या तथा उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच में अंतर सदा विभाज्य होता है, तो अंतर सदा 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या तथा उन अंकों को आपस में बदल कर, अर्थात 2 अंकों की संख्या 12 है, उनको आपस में बदल दिया जाए, फिर इन दोनों का अंतर किया जाए तो अंतर कितना होगा, 9। कोई भी 2 अंकों की संख्या उनको अगर आपस में बदल दिया जाता है तो उनका अंतर हमेशा 9 ही होता है। ठीक है, किसी 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से संख्याओं का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। देखिए 73 है, 73 के अगर अंकों को आपस में बदलते हैं तो 37 हो जाता है। ठीक है, इनका योगफल करते हैं 110 हो जाएगा, और इनके अंकों का अंतर देखते हैं तो 7 और 3 का अंकों का अंतर की बात की है तो 7 में से 3 के 4 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, जैसे इसका 83 माइनस 38 करना है, इसका 83 प्लस 38 करना है, इसको 73 प्लस 37 करना है, 110 करना है इनका योग। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से चेक करके भी आराम से कर सकते हैं। यदि किसी संख्या को में 21 जोड़ा जाए, वे अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या होगी 14, क्योंकि किसी संख्या में अगर 21 जोड़ा जाए तो वो अपनी संख्या के 3 गुना से 7 कम हो जाती है, अर्थात वो हो जाएगी 14। ठीक है, अगर किसी 14 में अगर 21 जोड़ा जाए तो हो जाएगा 35, वे अपनी संख्या से तिगुनी से 7 कम हो जाता है। ठीक है, तो 35 कितने हो गए, तिगुनी कितनी होती है, 14 की तिगुनी होती है 42, और 42 से 7 कम कितने हैं, 35, इसका मतलब 14 हमारा आंसर सही हो जाएगी। आप ऑप्शन से भी आराम से कर सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या होगी 7। देखिए 3 गुनी में 7 घटाने पर, अगर 7 की 3 गुना करते हैं 21 में से 7 घटाते हैं आया 14, तो परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, ऑप्शन से सारा प्रश्न आराम से हल हो सकते हैं। देखिए 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना व दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के समतुल्य हो जाते हैं, अर्थात इसका सही आंसर हो गया 60 और 14। 60 और 14 का योग हो गया 74। देखिए एक भाग का 5 गुना करते हैं तो हो जाएगा 300, दूसरे भाग का 11 गुना करते हैं तो हो जाएगा 154। ठीक है, इनको अगर आपस में जोड़ते हैं तो योग हो जाएगा 454, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही हो जाएगा 60 14। भेड़ व गडरियों का एक समूह में 16 पैर हैं तथा उनके सिर उनके पैरों से 10 अधिक है, अर्थात मतलब जो 16 पैर है वो सिर से 10 अधिक है, तो सिर हो गए 6, पैर हो गए 16, अंतर हो गया 10 का। आराम से देख सकते हैं इसमें भेड़ों की संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 भेड़ 4 पैर अर्थात 8 पैर इनके हो गए 2 भेड़ हैं, भेड़ों की संख्या कितनी है 2, और पैर हो गए इतने 8। अब इंसान कितने बचे, 16 पैर हैं, तो अगर 4 आदमी हो गए उनके 2 पैर है, 8 पैर हो गए, अर्थात 6 आदमी और 16 पैर हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2।
देखिए 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी के गुणनफल a इंटू बी कितने हैं 42, दूसरी तीसरी 56 है, b इंटू सी बराबर कितने हैं 56, c इंटू ए बराबर कितने हैं तीसरी पहली तीसरी कितनी 48। इन तीनों इक्वेशन को अगर आपस में हल करके इसका आंसर आ जाएगा 8। तीसरी संख्या ज्ञात करनी है इसमें, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तीसरी संख्या इसमें आ जाएगी 8। तीनों समीकरण से हल करके आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 72 है। एक एक करके दूसरे भाग को देने पर इसका भाज्यफल 4 आता है। तो संख्या देखिए इनका अंतर ये देख आराम से कर सकते हैं। 24 और 96 का अंतर कितने होता है 72 होता है। अब एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 आता है। 24 का 96 में भाग देने पर कितना आता है भाज्यफल 4 आता है। तो ये आंसर सही है। आप चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से सारे प्रश्न आराम से हल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 131 में आप कर सकते हैं गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। देखिए जिस शब्द के पीछे, जिस संख्या के पीछे 0 1 5 6 आएगा तो उनका इकाई का अंक सेम ही होगा, चाहे घातों में हजारों लाखों करोड़ों घात हो। लेकिन जिसके पीछे 0 1 5 और 6 आएगा उनकी घात ये सेम ही आती है। अर्थात इसके पीछे 1 है, जैसे देखिए इसके पीछे 1 है, अर्थात इसकी जो इकाई अंक आएगी 1 आएगा। इसके पीछे 7 है तो इसको 245 में से 4 का भाग देना पड़ेगा। अगर 7 भाग दिया तो आया 1 आया। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी इकाई अंक आएगी 7, इसकी इकाई अंक आएगी 7 और इसकी इकाई अंक आएगी 1। दोनों का गुणनफल करा तो इकाई अंक कितनी आएगी 7 आएगा। सही आंसर हो जाएगा 7। प्रश्न नंबर 132 पे बात करते हैं 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या। देखिए 50 से 1000 के मध्य पढ़ने, 50 के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या आती है 64, 1000 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या आती है 961, 64 होती है 8 की, 980 होती है 31 की। 8 और 31 में अंतर कितना हो गया 24 का। सही आंसर हो गया 24। देखिए 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। ठीक है, देखिए ये कह रहा है 50 को 2 भागों में विभक्त करें, सारे ऑप्शन चेक कर लो, इनके व्युत्क्रमों का योग करके देख लो। 1/20 प्लस 1/30 योग किया तो आएगा 1/12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 और 30। ठीक है, 134वां प्रश्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग का 100 दिखे। अर्थात x का 1/7 भाग उसके x/11 के प्लस 100 अधिक है। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व करते ही 1925 आंसर आ जाएंगे। देखिए लघुत्तम अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात लघुत्तम अभाज्य संख्या, देखिए एक न तो अभाज्य है न भाज्य है, तो लघुत्तम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, तो अब आए हैं कंप्यूटर के प्रश्न, और कंप्यूटर के प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों ये थे आज का जो भाटिया आश्रम का 25 अप्रैल का जो बड़ा शेड्यूल पेपर था, वो हमने पूरे 150 प्रश्न इसमें आज डिस्कशन कर लिए हैं। और उम्मीद है पेपर का आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। पेपर का लेवल कैसा था आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगला शेड्यूल पेपर के साथ में। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश के अगर आपने एंटोनिम सिनोनिम के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।